बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के लाइव सेशन में। अगर आप यूके स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। प्रेज़ेंटली कौन-कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं स्टडीज़ केयर से सीनियर कंसल्टेंट किरणदीप कौर जी। किरणदीप जी बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर एंड सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। किरणदीप जी प्रेज़ेंटली यूके में ग्रेजुएशन करने जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स और जो मास्टर्स करने जाना चाहते हैं, इनटेक्स कौन-कौन से अवेलेबल हैं? ओके सो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यूके में लाइक स्टूडेंट या तो डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं या फिर डायरेक्ट बैचलर डिग्री के लिए ही अप्लाई करते हैं। वहाँ पे कोई डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा नहीं होता है, ठीक है? अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो बैचलर है 3 साल की एंड मास्टर्स है 1 साल की। बहुत ही रेयर है अगर प्लेसमेंट ईयर के साथ स्टूडेंट जा रहा है तो 2 साल के मास्टर्स है। अब बात करते हैं इनटेक्स की। इनटेक अभी के लिए जो है वो जनवरी 2025 इनटेक जो है वो रनिंग इनटेक है। मास्टर्स के लिमिटेड प्रोग्राम्स जो है वो अभी ओपन है जैन 25 के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट जनवरी 25 के लिए अभी भी यूके को एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मतलब 28 दिन पुराने हैं। रीजन बिहाइंड के जो जनवरी इनटेक है उसकी डेडलाइंस, क्लोजिंग डेडलाइंस जो है वो आ चुकी हैं। दिसंबर सेकेंड वीक मैक्स है जो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कैस की डेडलाइन भी आ गई है। अगर देखा जाए तो मेजरली यूनिवर्सिटीज की ऑफर लेटर अप्लाई करने की डेडलाइंस भी इशू हो चुकी हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड प्रोफाइल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वो अभी भी जनवरी 25 इनटेक मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो तो है आप वो मई स्टूडेंट इनटेक कॉल है। भी कर सकते हैं। जी, आप कॉल भी कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जनवरी में टाइमली जाने का क्या फ़ायदा है? कुछ बजट में भी चेंज होने जा रहा है किरणदीप जी? यस, जनवरी में जो फाइनेंशियल्स हैं, लिविंग एक्सपेंस है यूके का, वो इंक्रीज होने जा रहा है फ्रॉम 2 जैन 2025 से। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके फंड्स जो हैं वो अभी अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 2 जनवरी 2025 से पहले पहले जो फाइनेंशियल्स हैं, इनर लंदन का जो लिविंग एक्सपेंस है वो 12 लाख है। आउटसाइड लंदन का लिविंग एक्सपेंस जो है वो 10 लाख है। 2 जनवरी 2025 से जो इनर लंदन का लिविंग एक्सपेंस है वो 12 लाख से 14 लाख हो जाएगा, 14 से 14.5 लाख। अगर मैं आउटसाइड लंदन की बात करूं, जो 10 लाख बच्चा शो कर रहा है वो उसको शो करना पड़ेगा 12 लाख। तो ये फ्लक्चुएशंस होंगी। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी किसी के पास करंटली बैलेंस है अकाउंट में 28 दिन पुराना, 12 लाख इनर लंदन का और 10 लाख आउटसाइड लंदन का, वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल पार्ट में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ, फंड्स होते कैसे हैं यूके में। यूके में ट्यूशन फीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है। अगर स्कॉलरशिप के बाद मिनिमम ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 13 लाख जो है वो मिनिमम ट्यूशन फीस आती है, 13 से 13.5 लाख 1 साल की। स्टूडेंट को वीजा अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट को 50% का ट्यूशन फीस जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करना है। अगर उसकी बच्चे की फीस 13 लाख नहीं, मान लो 14 लाख है, तो उसको 7 लाख पे करना है यूनिवर्सिटी को। जो पेंडिंग 7 लाख है उसके साथ उसको लिविंग एक्सपेंस शो करना है। अगर इनर लंदन स्टूडेंट जा रहा है तो उसको 12 लाख प्लस 7 लाख दोनों को प्लस करके शो करना है। अगर आउटसाइड लंदन जा रहा है तो 7 लाख जो पेंडिंग ट्यूशन फीस है प्लस 10 लाख जो आउटसाइड लंदन का लिविंग एक्सपेंस है, इन दोनों को कंबाइन करके शो करना है। फाइनेंशियल्स बहुत ही इजी टू गुड टू गो है शो करने। जैसे फंड्स जो है यूके में वो सिर्फ पेरेंट्स मींस मदर फादर या फिर मेन एप्लीकेंट ही शो कर सकता है। फंड्स आपके सेविंग्स या एफडी की फॉर्म में होने चाहिए। 28 दिन पुराने फंड्स चाहिए होते हैं। उसका सोर्स क्या है, पैसा कैश डिपॉजिट हुआ है, किसी ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा है, कोई भी नहीं पूछेगा। आपका पैसा जो है वो 28 दिन पुराना होना चाहिए। आईटीआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपटीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है कोई भी नहीं पूछेगा, ना ही इसकी रिक्वायरमेंट है यूके में। बस एक डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो रिलेशनशिप प्रूफ दिखाएगा पेरेंट एंड बच्चे के बीच में। और बच्चा अगर खुद के नाम से फंडिंग स्पॉन्सर कर रहा है अपनी, तो उसको मतलब कोई भी लाइक एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बस फंड्स जो है वो नेशनलाइज बैंक में होने चाहिए, जो आरबीआई की गाइडलाइन के अंडर जितने भी बैंक्स आते हैं उनमें।
पोस्ट ऑफिस में है, ग्रामीण बैंक में है, दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल। वहां से आप नेशनलाइज बैंक में ट्रांसफर करवा लो, दैट इज एक्सेप्टेबल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल्स का, और इजी गोइंग भी है अगर हम अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करें। मतलब जो बच्चा अपने ऊपर एक्सपेंस लगा रहा है जाने से पहले, वो 7 से 8 लाख ट्यूशन फीस ही पे कर रहा है। इसके अलावा आईएचएस जाता है। आईएचएस की जो कैलकुलेशन है वो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने टाइम का प्रोग्राम है। 1036 जो है पाउंड, वो पर ईयर की है आईएचएस। आईएचएस के अलावा जो है वो एम्बेसी फीस पे करनी है। मींस अगर मैं देखूं तो बच्चा जो है वो 10 से 12 लाख के बीच में यूके में पहुंच जाता है, जिसमें उसने अपना आईएचएस भी पे करा है और 6 मंथ की ट्यूशन फीस भी पे करी है। जो फंड्स है वो तो बच्चा शो ही कर रहा है, उसका ना तो कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है उन फंड्स का, ना ही जैसे हम लिविंग एक्सपेंस जैसे कनाडा की बात कर लें या जीआईसी डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके जो फंड्स है वो सेविंग्स और एफडी के फॉर्म में ही होने चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके फंड्स रेडी हैं, वो 2 जन 2025 से पहले जो करंटली फंड स्टेटस चल रहा है उसके बेसिस पे ही फाइल जो है वो सबमिट कर सकते हैं हाई कमीशन में, क्योंकि 2 जन 2025 के बाद जो लिविंग एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है यूके में। जी सर। प्लस 2 के बाद किरणदीप जी, जो स्टूडेंट्स जाएंगे यूके में, आज की डेट में अगर एनालिसिस करना हो, कोई स्टूडेंट आपसे एज अ कंसल्टेंट पूछे मैं यूके में +2 के बाद जाऊं तो अ, कैसी लाइफ एक्सपेक्ट की जा सकती है, और कंपैरिजन स्टूडेंट कैसे करे आज की डेट में जो यूके जा रहा है, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्यों ना जाए, यूके क्यों जाए? क्योंकि पहले कनाडा नो डाउट एक नंबर पे था, अब थोड़ा सा कनाडा का स्टेटस कंफ्यूजिंग हुआ है पहले के मुकाबले। और ऑस्ट्रेलिया की क्या सिचुएशन है एज कंपेयर टू यूके? यूके जाने का क्राइटेरिया क्या हो स्टूडेंट का, वो कैसे अपना माइंड बनाए? ओके, सो चाहे बच्चा बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा है चाहे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यूके जो है वो गैप एक्सेप्ट करता है। इट्स अ प्लस पॉइंट। जो गैप है उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, बट यस यहाँ पे 2 से 5 साल का गैप ही एक्सेप्टेबल है। वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल हम चेक करके स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर आपका परसेंटेज की बात करूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि 65% से बेस्ट 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज चेक होती है, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज क्रॉस चेक होती है। अगर आपकी परसेंटेज 65 है तो कुछ कंट्रीज आपको डिप्लोमा के लिए कंसीडर करती है कि डिप्लोमा के लिए एडमिशन होगी, बट यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो 55% एंड अबव स्कोर वाला भी डायरेक्ट बैचलर और मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता है। यस, आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी नॉमिनल है। ओवरऑल 6 बैंड स्कोर चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, एंड पीटी का स्कोर जो है वो 59 नॉट लेस देन 59 की रिक्वायरमेंट है। बट यस, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 58 नॉट लेस देन 54 पे भी एडमिशंस देती हैं। हाँ, नर्सिंग और अगर मैं सोशल वर्क वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, उनकी रिक्वायरमेंट जनरली हाई है अगर अदर कंट्रीज में भी देखा जाए तो। सबसे बड़ा पॉइंट आता है फाइनेंशियल्स का। स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जा रहा है, उसको सोर्स ऑफ फंड क्लियर करना पड़ता है, उसका पैसा अकाउंट में कहाँ से आया उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है प्रॉपरली। बट यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आपके 28 दिन पुराने फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं, उनका सोर्स भी नहीं मांगा जाता। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यूके जो है उसमें स्टूडेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के बेसिस पे अप्लाई कर सकता है। मींस स्टूडेंट इंग्लिश वेवर पे भी अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट ने अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट नहीं दिया है तो भी वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अप्लाई होती है स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स के ऊपर और स्टेट बोर्ड के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। इसके अलावा यूके जो है वो सारे बोर्ड एक्सेप्ट करता है। नेशनल ओपन बोर्ड भी एक्सेप्टेबल है यूके में। डिस्टेंस लर्निंग भी एक्सेप्टेबल है। मींस कोई भी बोर्ड से स्टूडेंट ने स्टडी करी है, ऑल बोर्ड्स आर एक्सेप्टेबल। उसके अलावा अगर वर्किंग राइट्स की बात करूं तो यूके का वेज रेट काफी अच्छा है। 9 पाउंड से लेके 12 to 13 पाउंड जो है वो पर आवर मिलता है स्टूडेंट को। ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट जो है वो 20 आवर पर वीक काम कर सकता है। पूरे साल में 9th मंथ स्टडी होती है एंड 3 मंथ का ब्रेक टाइम पीरियड होता है, और ब्रेक टाइम पीरियड में स्टूडेंट के पास एलिजिबिलिटी होती है कि वो फुल टाइम वर्क जो है वो कर सकता है यूके में।
इसके अलावा प्लेसमेंट ईयर्स होते हैं, मींस स्टूडेंट को पेड इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं यूके में। अगर स्टूडेंट प्लेसमेंट ईयर के साथ जा रहा है तो पेड इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, क्रेडिट पॉइंट्स के लिए एलिजिबल है। अर्निंग अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जॉब फाइंड आउट करने में स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जॉब सर्च पोर्टल पे जाके बच्चा चेक करे तो 1,40,000 कंपनीज हैं जिनमें लाइक रिक्वायरमेंट है, मतलब जॉब्स के लिए, है ना। तो स्टूडेंट उन पोर्टल्स पे जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। फीस भी निरंजन जी, नॉमिनल। आपके पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो यूके से रिफ्यूज्ड होते हैं, उनकी आप रीफाइलिंग करते हो, सो रिफ्यूज्ड क्यों आते हैं? सर, रिफ्यूजल का हम रीजन पहले क्रॉस चेक करते हैं। कई बारी ना फाइनेंशियल्स में ही कुछ दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की। मैंने देखे हैं एक दो केस जिसमें क्या था कि जैसे उन्होंने अरेंज्ड फंड्स लगाए थे, जिसको मतलब हम लोग कभी भी लाइक प्रेफरेंस नहीं देते हैं, और वो लाइक इट्स नॉट गुड फॉर प्रोफाइल, है ना। सो मैंने एक केस देखा था, उसमें अरेंज्ड फंड्स थे, स्टूडेंट के मदर के नेम पे फंड्स थे। तो जैसे ही हाई कमीशन ने वेरीफाई करा तो वो फंड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, तो वो तो डायरेक्ट सीधा सीधा वो रिजेक्शन की तरफ ही जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने यूके में जाना तो 28 दिन कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है। आप अपने अकाउंट में पैसे डाल के उसको मेंटेन करके रखो और फिर सबमिट करो। अरेंज्ड फंड्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। आपसे तो वो पैसा ले लेगा एजेंट जो भी है ना, जो फंड्स अरेंज कर रहा है, बट वो आगे फाइनेंशियल वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट में या नहीं कर रहे, इसके बारे में तो स्टूडेंट को भी नहीं पता होता। जब हाई कमीशन वेरीफाई करती है तब जाके उनको पता चलता है कि फंड्स तो थे ही नहीं अकाउंट में। और रिफ्यूजल में वो यूके हाई कमीशन का ये एक पॉइंट है, जो जिस पॉइंटर पे वो लाइक रिफ्यूजल देते हैं, वो पॉइंट्स वो रिफ्यूजल लेटर में मेंशन करते हैं। हम उन पॉइंट्स को गो थ्रू करते हैं कि स्टूडेंट की प्रोफाइल में प्रॉब्लम आई कहाँ पे है, फिर वो सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करके फिर ही हम रीफाइल करते हैं। जी सर। जी, तो स्टूडेंट्स, यूके अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, कुछ भी और पूछना चाहते हैं, ये नंबर नोट कर लें, आप कॉल कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, किरणदीप जी। थैंक यू सो मच सर।